तो नमस्कार। वेलनेस गुरु के चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर मेरा काम पसंद आए तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है नवल किशोर कुमार जी, फॉरवर्ड प्रेस के संपादक हैं। इनका लिखा हुआ लेख जो मेरे काफ़ी दिल के करीब लगा, क्योंकि इसी समाज से मैं भी आता हूँ जिसकी पूजा आज बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो चलो बातचीत करते हैं। ये अपने बारे में बता रहे हैं कि हम तीनों मतलब पापा इनके सभी लोग जो है विश्वकर्मा पूजा के दिन बड़ा ही अच्छे तरीके से जो है मनाते थे, करते थे। लेकिन इनके सामने समस्या थी। वहाँ पे जहाँ ये स्कूल में पढ़ते थे वहाँ भी इनके सामने समस्या आई। विश्वकर्मा जी को ये बहुत ज़्यादा मानते थे। तो इन्होंने बताया भी है कि ये सबसे बड़ी साजिश है कि भारत के गाय प्रदेश को गधा प्रदेश बनाए रखने की, ताकि लोग महान पेरियार को याद न कर सकें। मीन्स आज का जो मेन कार्यक्रम है वो पेरियार जी के जो प्रोग्राम है उसको डिरेल करने के लिए बनाया गया है, ये कहने का आता है। उनका कहना यही था। मैं भी एक समय मुंबई प्रवास में था जब मैं वहाँ पे नौकरी करता था। तो चूँकि जैसा कि नवल किशोर जी के बचपन में जो भी चीज़ें हुई ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। विश्वकर्मा पूजा मेरे घर में होती थी। उस दिन सारे औजार एक जगह रख करके उनकी पूजा कर दी जाती थी और फिर कोई भी काम नहीं होता था उस दिन, यानी कि सारा काम ठप। अगर कोई फैक्ट्री है तो भी बंद हो जाती थी। पिताजी कहते थे, सभी लोग कहते थे, जानने वाले रिश्तेदार भी कहते थे कि आज के दिन कोई औजार नहीं उठेगा, कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी। हम सभी लोग विश्वकर्मा पूजा करते हैं, इसलिए ये सब नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं मुंबई गया तो दिमाग में तो वही बात थी कि आज 17 सितंबर है, विश्वकर्मा जयंती है, तो आज तो सारा का सारा जो है स्टॉप हो जाएगा हर चीज़। जिस फैक्ट्री में मैं नौकरी करता था मैंने देखा वहाँ पे लोहे का ही कार्य था पूरा। भूषण स्टील्स एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड, खोपोली, रायगढ़, वहाँ पे थी। तो वहाँ मैंने देखा कि भाई फैक्ट्री तो बंद होती ही नहीं है। यहाँ तक कि दीपावली के बाद जो जमघट का दिन होता है उस दिन भी नहीं बंद होती है। तो मेरे दिमाग से ये बात बिल्कुल हवा हो गई कि विश्वकर्मा जी ही सब कुछ हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। और फिलहाल लेखक ने तो ये बताया हुआ है कि मेरे शिक्षक महोदय को विश्वकर्मा, जय बाबा विश्वकर्मा लिखना जो है बड़ा नागवार गुजरा था। उन्होंने वहाँ से हटा दिया और लिख करके क्या दे दिया कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, इस तरह करके लिख कर दे दिया। पिताजी के पास जब लेखक पहुँचता है तो कौन शक्तिशाली है, गायत्री माता है, विश्वकर्मा भगवान। पापा तो कहते थे कि विश्वकर्मा भगवान ने ही सब कुछ बनाया है। तो लेखक ने फिर यह मान लिया कि इसका मतलब गायत्री माता जो है वो घर की मालकिन है, विश्वकर्मा क्या है, जैसे एक प्रकार का राजमिस्त्री। तो घर में इन्होंने पापा से कहा कि पापा विश्वकर्मा पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इस प्रकार के भगवान हैं जो दूसरों के आदेश पर ही काम करते हैं। तो पिताजी बच्चे को लेकर जाते हैं स्कूल में और समझाते हैं वहाँ के टीचरों को कि भैया हमारे बेटे को इतना ही पढ़ाइए जिससे कि ये अनपढ़ ना रहे, लेकिन इसे संत नहीं बनाइएगा, हमें नहीं चाहते ये संत बने। और कापी के पन्ने पर ये सब लिखना बंद हो गया, नहीं तो बराबर वो लिखता, कहीं जय श्री राम कहीं क्या। तो ये लेखक का कहना है। एक बात और कह रहा है लेखक यहाँ पर कि हिंदी पट्टी की खास बात यह है कि यहाँ जितना दूर बंगाल में हुए समाज सुधार आंदोलन से दूर था, उतना ही दक्षिण भारत में हो रहे आंदोलन से भी उतना ही दूर था। मतलब समझ लीजिएगा, ना तो बंगाल के सुधारों का इस पर असर था हिंदी पट्टी पे, और ना ही जो है साउथ में जो होने वाला जो भी महत्वपूर्ण जो भी लीडर्स थे जो इतना बड़ा बदलाव लाने का प्रयास कर रहे थे, वो भी यहाँ नहीं आने पा रहा था। तो जो वहाँ पे दक्षिण के राज्य में जो समतामूलक आंदोलन चला रहे थे, समतामूलक से तात्पर्य यह है कि सभी एक जैसे हैं, बराबर हैं, जिनके प्रणेता थे नारायण गुरु। तो इन लोगों ने से जो है उत्तर भारत जो है अछूता नहीं रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा जब पेरियार ने 19वीं सदी में युगांतकारी बदलाव का नेतृत्व किया। पेरियार वो थे जिन्होंने सच्ची रामायण लिख दी। सच्ची रामायण जो भी लिखा उन्होंने, तो इन्होंने उन्हीं पुराणों को उठा लिया, उन्हीं ग्रंथों को उठा लिया जिसमें ये सब लिखा हुआ था, और इस तरह से उन्होंने यहाँ तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जो है विजय हासिल की।
अपनी उस रामायण पे, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि सच्ची रामायण मार्केट में मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है? ये सब प्रश्न आपके जहन में है तो आप लोग खुद अपने से पूछिए कि क्या सही है क्या गलत है। फिर सवाल वही है कि 17 सितंबर को ही क्यों? तो इसका जवाब लेखक ने भी ढूंढ लिया है, और जो जवाब से मैं लगभग सहमत भी हूँ, कि भारत के सभी श्रमजीवियों से उनका श्रेय हड़पने की। जैसे कि हम मानते हैं कि हर वस्तु का निर्माता विश्वकर्मा है, और हम उन सबकी मेहनत को भूल जाते हैं जिसके कारण वो वस्तु है। जैसे कि मैं अपने घर के लिए किसी विश्वकर्मा को श्रेय नहीं देता। मुझे अब भी वे लोग याद हैं जिन्होंने मेरा घर बनाया, चाहे वह पुराने घर के राजमिस्त्री रहे बिशु मांझी हो, या फिर नए घर के राजमिस्त्री अंकित चौधरी। और लेखक इससे आगे बढ़कर ये जो बात कहता है बहुत ही ज़बरदस्त है कि भारत के गाय प्रदेश को गधा प्रदेश बनाए रखने की ये साजिश है ये, ताकि लोग महान पेरियार को याद न कर सकें। पेरियार की जैसी दाढ़ी विश्वकर्मा के लगा दी। विश्वकर्मा की जो प्रतिमाएं उनमें भी दाढ़ी होती है, हाथी तो एक्स्ट्रा में लगा दिया ताकि लोगों को दिग्भ्रमित कर सके। रामास्वामी नायकर भारत के उन दार्शनिकों में से अग्रणी हैं जिनका प्रभाव पूरे भारत में आज भी महसूस किया जाता है। गाहे बगाहे लोग उनको पढ़ते हैं। सच्ची रामायण को कहीं नहीं मिलती तो यूट्यूब से डाउनलोड कर लेते हैं या गूगल सर्च करके देख लेते हैं। तो इस तरह से जो है हिंदी पट्टी में भी जो है इसका बहुत बड़ा असर हुआ। और हिंदी पट्टी के ही रहने वाले कानपुर के पास, कानपुर देहात में एक जो गांव पड़ता है डेरापुर के रहने वाले सच्ची रामायण का अनुवाद कर देते हैं, जिनका नाम आप लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। कौन थे वो? अर्जक संघ की स्थापना होती है यहीं पे, वहाँ का प्रभाव यहाँ सबसे बड़ा जो पड़ा। तो बहुत सारी जो कुप्रथाएं थी, जो दक्षिण भारत में लगातार आंदोलन चल रहे थे, तो इनकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव हुआ। हमारी भूमि ज्ञान की भूमि है, लेखक कहता है हमारी भूमि ज्ञान की भूमि है। हम टैंक और मंदिर बनाते हैं, जबकि अन्य देशों में लोग अंतरिक्ष में उड़ते हैं और पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करते हैं। अन्य देशों में अकेले ज्ञान का सम्मान किया जाता है और उसी पर भरोसा किया जाता है और उसी को हर खोज का मूल आधार माना जाता है। लेकिन हमारे देश में ईश्वर में, धर्म में और इसी तरह की बकवास वाले अनुष्ठान समारोहों में विश्वास करते हैं। ये लेखक के विचार हैं जो बताता है, और लगभग मुझे भी इनमें समर्थन देने में मुझे कोई असर नहीं पड़ता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं, बिहार में त्रिवेणी संघ के दस्तावेजों में पेरियार के विचार प्रमुखता से शामिल किए गए। यह बात तब की है जब आज की जैसी सूचना क्रांति नहीं हुई। अब आज जब सूचना क्रांति हुई तब भी देखिए तरह तरह के बाबाज लोग हो गए हैं जो लोगों को किस तरह से गुमराह करते हैं। आप सब देख रहे होंगे, लगातार बाबाओं का जो है कार्यक्रम चलता रहता है और टीवी से लेकर के हर जगह इनके प्रोग्राम आते रहते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता रहता है। आईटी का प्रयोग भी लोगों को बेवकूफ़ बनाने में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं त्रिवेणी संघ गठन कब होता है? 1933 में, बिहार के शाहाबाद ज़िले में। तो वहाँ पे जो सरदार जगदेव सिंह यादव, शिवपूजन सिंह, JNP मेहता प्रमुख रहे हैं। तो इन लोगों ने मिल करके 1940 तक आते आते त्रिवेणी संघ भी ख़त्म होता है। लेकिन उन्होंने जो भी बदलाव किया वो आज भी महसूस कर सकते हैं वहाँ के लोग। त्रिवेणी संघ ने किया जो भी किया, उन्हीं के स्वरूप मिले हैं ललई सिंह यादव, जो मैंने नाम लिया था उस समय, जो हमारे कानपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। राम स्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर तो बिहार से हैं, कांसी राम ये पंजाब साइड से थे, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग अलग अलग स्थानों में फूले फले। इन्हीं लोगों के विचारों से प्रेरित होकर के लोग आगे बढ़े। तो त्रिवेणी संघ की विचारिकी में जो है पेरियार के विचार शामिल रहे हैं। तो बड़े बड़े साम्राज्यशाही का पोषण करके छोटे राष्ट्रों को जो हड़पे जा रहे थे, ऐसे ही बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं वो गरीब किसानों मजदूरों का खूब शोषण करके अपना तोंद फुलाए जा रहे हैं। ठीक उसी तरह धर्म के ठेकेदार अपना तोंद फुलाने के लिए धर्म अधर, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक तथा मोक्ष आदि के अड़ंगे लगा लगा कर जनता को खूब मंडूक बनाकर उनकी आंखों में धूल झोंक कर दिन दोपहर लूट रहे हैं, जिसे हम कहते हैं धार्मिक साम्राज्यवाद।
देखिए लेखक ने कितनी बड़ी बात कही कि यह धार्मिक साम्राज्यवाद जिस तरह से विस्तार कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और एड़ा बना करके उनसे जो है पैसे लूटे जा रहे हैं, तो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत भयावह है। क्योंकि धर्म नहीं, यह धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो आगे भी त्रिवेणी संघ के विचार जो रामस्वरूप वर्मा जी ने आगे स्थापित किया आर्जक संघ, जो आज भी बिहार उत्तर प्रदेश में आर्जक संघ को मानने वाले बड़ी संख्या में लोग हैं, और वो जो है भारतीय समाज में व्याप्त जो है इस वर्चस्व को खारिज भी करते हैं। यहाँ तक कि वो लोग शादी संबंधों को भी अपने हिसाब से करते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में जो कुर्मी बिरादरी है वो आर्जक संघ में सबसे ज़्यादा जुटे और उन लोगों ने इस पुरानी परंपरा को छोड़ने का प्रयास किया है। तो सवाल यह है कि पेरियार के वो कौन से विचार हैं जिन्हें आज भी हिंदी पट्टी में प्रासंगिक बना रहे हैं। जाहिर तौर पर यह सहज एक सवाल नहीं है, अनेक प्रश्नों का समुच्चय है जिसमें हिंदी पट्टी के समाज में व्याप्त भेदभाव, उत्पादन के संसाधनों का असमान वितरण और धार्मिक व सांस्कृतिक वर्चस्ववाद से जुड़े सवाल शामिल हैं। यह अकेली घटना नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको। दरअसल पेरियार ने भारतीय समाज की सबसे बड़ी व्याधि को पहचान लिया था। उन्होंने भारतीय दर्शन में शामिल चमत्कारवाद को खारिज कर दिया था। वे मानते थे कि मनुष्य को इस दुनिया में अन्य प्राणियों से बेहतर माना जाता है क्योंकि उसने ज्ञान का उपयोग करते हुए काफ़ी उन्नति की है, लेकिन हमारे देशवासियों की स्थिति इस ज्ञान का उपयोग न करने के कारण बेहद खराब हो रही है। यह बताते हुए कि हमारी भूमि ज्ञान की भूमि है, हम टैंक और मंदिर बनाते हैं जबकि अन्य देशों के लोग अंतरिक्ष में उड़ते हैं और पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करते हैं। अन्य देशों में अकेले ज्ञान का सम्मान किया जाता है, उसी पर भरोसा किया जाता है और उसी को हर खोज का मूल आधार माना जाता है, लेकिन इस देश में लोग केवल ईश्वर में, धर्म में और इसी तरह के बकवास वाले अनुष्ठान समारोहों में विश्वास करते हैं। ये देखिए, ये कहाँ से लिया गया है? कलेक्टेड वर्क्स ऑफ पेरियार, वहाँ से प्रकाशित किया गया है, पेरियार थाइडल चेन्नई से, वहाँ से लिया गया है। पेरियार ये भी मानते थे कि तर्कवाद से पैदा हुआ ज्ञान ही असली ज्ञान है। क्या महज किताबी ज्ञान हो सकता है? नहीं हो सकता, आप खुद समझ लीजिएगा। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा, कोई क्या पढ़ रहा है, रट्टा लगा के पढ़ता चला जा रहा है। उच्च बौद्धिक क्षमता वाले शिक्षित व्यक्तियों को भी आप देख सकते हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्रीधारी हैं, उनको भी देख सकते हो कि वो पत्थर के सामने सिर झुकाते दंडवत होते रहते हैं। क्यों? विज्ञान में महारत हासिल करने वाले विद्वान भी अपने पापों को धोने के लिए खुद को गंदे पानी से मलते हैं। कोई गाय का मूत्र पी रहा है, कोई गोमूत्र से स्नान कर रहा है, कोई गोबर खा रहा है। क्या उनके द्वारा पढ़े गए विज्ञान और गोबर तथा गोमूत्र के मिश्रण से अभिषेक करने से बीच कोई संबंध है? बुद्धिवाद के प्रस्तोता पेरियार कहते थे कि मनुष्य को केवल विश्वास के आधार पर नहीं बल्कि विवेक के आधार पर किसी बात का विश्वास करना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि जिस बात पर वो विश्वास कर रहा है वह विवेक सम्मत भी है या नहीं, तथा वह एक आदिम अवस्था से मानव कद की ओर बढ़ता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इन्होंने आगे भी बताया है। तो हिंदी पट्टी में जो है, जो एक समय महत्वहीन माने जाते रहे हैं, सामंती शासन व्यवस्था, इस अवस्था को बनाए रखने के लिए पक्षधर थी हमेशा से ही। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बाल गंगाधर तिलक पर, वो भी यही चाहते थे। क्या कहते थे कि अगर कोई बच्चा ये कहे कि ईश्वर नहीं है तो उसे बेंत से मारना चाहिए। हालांकि प्रेमचंद के साहित्य में ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। लेखक का कहना है कि बुद्धिवाद का जो सिद्धांत पेरियार ने रखा था उसके आधार पर समाज को देखने की परिपाटी शुरू हो गई थी। इस एक प्रमाण है प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन। यह कहानी 1935 में प्रकाशित हुई थी और इसमें प्रेमचंद ने तर्कवाद के आधार पर समाज के बदलते नजरिए को दर्शाने की कोशिश की। फिर पेरियार की वैचारिकी फणेश्वरनाथ रेणु की कालजयी रचना मैला आंचल में देखने को मिलती है, जो कि 1954 में प्रकाशित हुई। इससे बदलते समाज की व्याख्या रेणु ने जड़ मान्यताओं के बदले पेरियार के बुद्धिवाद के आधार पर की। राजनीति में पिछड़े सूत्रों का संघर्ष अब प्रभावी हो रहा है। इसकी पृष्ठभूमि पेरियार के विचारों की झलक मिल जाती है। याद करिए 1970 का दशक, जब बिहार में जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित हैं, 10 पर 90 का शासन नहीं चलेगा। उनके इस नारे में पेरियार की वैचारिकी भी शामिल रही। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है
कि आज हिंदी पट्टी के अनेक राज्यों की सत्ता पिछड़ों के हाथ में है। तो महान पेरियार पर हमें गर्व करना चाहिए, जिन्होंने हमें ये सब सिखाया था और आगे बढ़ाया था। लेकिन आज हमारा समाज जो है इस चीज़ को समझता नहीं है और आज भी लगा हुआ है उस ढोंग पाखंड में जो उसे पीछे लेकर जाता है। तो मेरे विचार यहीं तक थे, जो कि नवल किशोर फॉरवर्ड प्रेस के द्वारा जो है संपादित हैं और मुझे भी अच्छे लगे। तो मैंने कहा हमें इनकी परिपाटी को, इनके द्वारा लिखे गए इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, इसी तरह के जो है चाहते हैं कि वीडियो हम लगातार लाएं, अगर किसी ने कुछ अच्छा लिख रखा है तो उसको आपके सामने प्रस्तुत करें, तो हमारे काम को सराहिएगा ज़रूर और प्रयास कीजिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।